नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। जल्द ही शहर व ग्रामीण क्षेत्र की उबड़ खाबड़ सड़कों को शीघ्र सुधारा जाएगा 11 करोड़ रुपए की लागत से। यह कहना है भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ का। वहीं उन्होंने बताया कि सड़कों के सुधारीकरण को लेकर उनके द्वारा भेजा गया एस्टीमेट प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत करके पीडब्ल्यूडी विभाग को भेज दिया गया है। विगत में विधायक घनश्याम सर्राफ ने शहर व देहात की सड़कों के सुधारीकरण के लिए सरकार से करोड़ों रुपए की मांग भेजी थी। विधायक सर्राफ ने सड़कों की मरम्मत, हांसी गेट से लेकर देवसर चुंगी तक की सड़क के डिवाइडर पर लगी रेलिंग को भी दुरुस्त करवाए जाने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि सड़कों में बारिश की वजह से गड्ढे बन चुके हैं, अनेक जगहों पर रोड़ियां बिखर रही हैं। रोड़ियों की वजह से हमेशा दुर्घटना घटने की आशंका बनी रहती है, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने विधायक की मांग पर भिवानी हलके के लिए 11 करोड़ रुपए की राशि भेजी है, ताकि जर्जर व बदहाल सड़कों की मरम्मत करवाई जा सके। गांव नौरंगाबाद से लेकर भिवानी अप्रोच, पीपली वाली जोहड़ी से ढाणा नरसान, हनुमान गेट से लेकर गोशियां चौक तक, मानेरू रेलवे स्टेशन के पास, हलवास गेट से लेकर शमशान घाट, HBB रोड से लेकर सिटी रेलवे स्टेशन कॉलोनी तथा हाजी गेट से देवसर चुंगी तक की रेलिंग लगवाए जाने का बजट जारी किया गया है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने उक्त सड़क को सीमेंट की बनाए जाने की मांग की है, जिस पर संबंधित विभाग ने सहमति जता दी है। अब अन्य सड़कों की मरम्मत राशि के साथ उक्त सड़क के सीमेंटेड बनाए जाने की राशि मंजूर की गई है, जिसकी संबंधित विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने 25 करोड़ के जो काम हमने लिख के दिए थे उनका हल्के वाइज सबका टेंडर लगाया जा रहा है। हमारा घोश्याम चौपटा की एक समस्या है और एक समस्या हमारी गांव की है। इन सब को लेकर सरकार पूरी तरह चिंतित है और 10 से 11 काम कल ही अलॉट किए हैं, जिनका टेंडर शीघ्र होने जा रहा है। उसके बाद ये सड़कें बन जाएगी। हमने किसी भी सड़क पे न तो कोई टाइल लगाने का काम करेंगे, हम केवल और केवल सीमेंट की सड़कें या तारकोल की सड़कें, ये दो टाइप की सड़कें जो हमारे लोगों के लिए भी मन भाती हैं। जो टाइलें लगाने का काम किया गया उसको हम ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कुशल नेतृत्व में काम कर रही हैं, उसी प्रकार उन्होंने 25 करोड़ रुपए के काम विधायकों से मांगे, जिसमें से 11 करोड़ रुपए हमारे हल्के को आवंटित हो गए हैं। उसमें भी हमारे 8-10 काम हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के हैं, कुछ शहरी क्षेत्र के हैं। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में हम अप्रैल तक इन 25 करोड़ के कामों का संचालित करने का यहाँ से प्रावधान करेंगे और कोई टेंडर लगाने हैं टेंडर लगाएंगे। जो कोई और जो बाहर के क्षेत्र हैं, जैसे लोअर रोड पर ओवरब्रिज बनना है तो 40 करोड़ की लागत से हरियाणा सरकार भी और केंद्र सरकार भी इसमें सहयोग करेंगी। और 709E जो हमारा लंबित मार्ग बस अड्डे से पड़ा है, उसकी भी रचना कुछ महीने के बाद नजर आने लगेगी और उसके बाद से हमारी सड़कों का जो सौंदर्यीकरण है वो होना है हांसी गेट से देवसर चुंगी तक, जिसमें ग्रिल भी लगनी है, सड़कों की मरम्मत भी होनी है और कहीं पे फुटपाथ छोटे हैं तो उनको पूरा बनाने का काम इस सौंदर्यीकरण के माध्यम से सभी सड़कों का किया जाएगा। और इसमें एक बात और ध्यान देने की है, जहाँ पर भी ये 5-6 जगह खड्डे हैं, उन खड्डों में हम सबसे पहले विभाग के आदमियों को ये कहते हैं कि पहले समस्या ढूंढो, उसके बाद इस पर काम करो, क्योंकि बार बार में खड्डे बनना एक विभाग की असफलता की निशानी होती है। ये खड्डे बार बार में चाहे सीवरेज के हों, चाहे पानी के हों, चाहे B&R के किसी काम से हों, इन सब को दूर करने का प्रयास अधिकारियों को करना चाहिए। ये 5-6 गड्ढे हैं जो पूरे भिवानी को लेके समय समय पर एक समस्या बने खड़े दिखते हैं। इन सब को ठीक करने का काम हमारे विभाग के सारे अधिकारी मिलकर इसमें करेंगे। ये डिपार्टमेंट हमने तीनों डिपार्टमेंट इकट्ठे करवा दिए हैं
उनको आदेश दे दिया गया है कि आप तीनों मिलकर इन कामों को देखें और जिसकी जो अव्यवस्था है वो उसको ठीक करे। इसके लिए प्रयास जारी हैं और जल्द ही ये कार्रवाई होने वाली है। आज समाज के सामने जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि विधायक को सड़कों का 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिससे हमारी सड़कें दुरुस्त होंगी, हमारा प्रशासन दुरुस्त होगा और हमारा जो शहर का वातावरण है वो भी दुरुस्त होने जा रहा है। ये बड़े हर्ष की बात है कि हमने जो भी एस्टिमेट ऊपर दिए हैं उन पे काम शुरू होने जा रहा है। कुछ एस्टिमेट ऐसे हैं जिन पे काम शीघ्र चालू होने वाला है। शिक्षा बोर्ड से हांसी गेट से महम चौराहा और उससे आगे रोहतक गेट तक की सड़कों का निर्माण जल्दी शुरू होने जा रहा है। और जहाँ पर भी इस सड़क में कमी दिखाई देगी उसको दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों की एक टीम गठित कर दी गई है जो इस सारे काम को देखेगी। और उसके बाद हमारे शहर की जो तीनों तरफ की सड़कें हैं, जो हमारा 5 किलोमीटर का बाईपास का शहर के सर्कुलर रोड का एरिया है, वो तीनों विभाग मिलके इस पे काम करेंगे। चाहे NHAI का काम हो, चाहे NHKA का काम हो और चाहे B&R का काम हो, ये सारे मिलकर इन कामों को अच्छी प्रकार से देखेंगे और काम करेंगे। तो हमारा शहर का चारों तरफ का वातावरण एक पुष्पित और पल्लवित पूर्ण रूप से होगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। वीरवार को पशु चिकित्सक एसोसिएशन के द्वारा नवनियुक्त IAS डॉक्टर हरीश वशिष्ठ को सम्मानित करने के लिए एक निजी रेस्टोरेंट में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें मोमेंटो व गौमाता का चित्र भेंट करके सम्मानित किया गया। भिवानी पशु चिकित्सक एसोसिएशन द्वारा वीरवार को एक निजी रेस्टोरेंट में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर सुनील शर्मा ने बताया कि डॉक्टर हरीश शुरू से ही प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नवोदय स्कूल में 10वीं कक्षा से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने 3 बार UPSC मेन और 4 बार HCS मेन तक का सफर तय किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। विभागीय परीक्षाओं द्वारा IAS बनने की परीक्षा पास करने में सभी विभागों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों ने IAS बनने के लिए परीक्षा दी थी, जिसमें 25 अधिकारी चयनित हुए। इनमें से 8 पशु चिकित्सकों ने अपना स्थान बनाया। डॉक्टर सुनील शर्मा ने बताया कि अंतिम परिणाम में 2 पशु चिकित्सक डॉक्टर हरीश वशिष्ठ व डॉक्टर ब्रह्मजीत रांगी ने व 2 उच्च शिक्षा के अधिकारियों ने बाजी मारी तथा कुल 4 अधिकारी ही IAS चयनित हुए, जिसमें पशुपालन विभाग के 50% हिस्सेदारी रही। इस मौके पर डॉक्टर विजय संसलवाल ने कहा कि डॉक्टर हरीश उनके बैचमेट रहे हैं। उन्हें शुरू से ही पता था कि वे एक दिन अपने उद्देश्यों को जरूर हासिल करेंगे। उनमें गौ सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उन्हें उम्मीद है कि वे इस दिशा में बहुत कार्य करेंगे। कि पहले उन्होंने काफ़ी प्रयास किए IAS के लिए, प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और उसके बाद में इंटरव्यू में भी गए, साक्षात्कार में भी गए और वहाँ पर वो मतलब जब जो रिजल्ट आता है तो वहाँ लास्ट में रह गए। तो वो डॉक्टर साहब की टीस लास्ट तक थी, तो इन्होंने अपना इंग्लिश GS शेखपुरा में ही थी। देखिए, मैं पिछले 21 साल से वेटरनरी सर्जन के रूप में कार्यरत था और इस डिपार्टमेंट में रहते हुए मेरे को हमेशा गर्व महसूस हुआ, क्योंकि शायद ये एक अकेला डिपार्टमेंट है जो आम आदमी के इतना करीब से काम करता है। काफ़ी कुछ यहाँ काम किया, काफ़ी एक्सपीरियंस यहाँ से गेन किया और ग्रास रूट लेवल पे जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम वेटरनरियंस बहुत नज़दीकी से समझ सकते हैं। और जब VS थे तब भी सोचते थे कि किस प्रकार जो रूरल एरियाज़ की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम किस प्रकार बेहतर कर सकते हैं। एक दिमाग में एक स्ट्रेटजी बनाई थी उस टाइम में
जो हमने इंटरव्यू में भी अपनी बताई और मौका मिला तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस प्रकार हम आम आदमी के जीवन को बेहतर कर सकते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, ईज ऑफ लिविंग टू एवरीबॉडी, हर आदमी के जीवन को आसान कैसे बना सकते हैं हम, हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो आखिरी आदमी तक कैसे हम पहुंचा सकते हैं, इस पे काम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि जिस प्रकार जो नॉन एससीएस कैटेगरी से जो आईएएस बनते थे, एक डिस्क्रिप्शन था सीएम साहब का, उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन खत्म करके पहली बार एग्जाम के द्वारा आईएएस लगाए हैं। और जिस प्रकार एग्जाम के द्वारा आईएएस और क्लास 3 से एचएएस लगाए हैं, ये एक प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे हर क्लास 3 एम्प्लॉय और क्लास 1 एम्प्लॉयज में ये हुआ है कि वो भी एग्जाम दे करके आईएएस या एचएएस बन सकते हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग जो हरियाणा का है, हमेशा हर चीज़ में, हर काम में जो भी इनको दिया जाता है, जो हमारे वेटरनरी सर्जन को जो हम काम देते हैं, जो फील्ड फंक्शनरी को जो काम यहाँ से हमें मिलता है, हम उसको पूरी तन्मयता से करते हैं। और ऐसा डिपार्टमेंट है, वही जो डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने, डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह रांगी जी ने जो प्रूव किया है, इसी चीज़ को प्रूव किया है कि हम जो काम हमें दिया गया है उसके साथ साथ हम इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे अब इन्होंने एज ए वेटरनरी सर्जन ये अपना काम बड़े अच्छे से इन्होंने किया है और अब इन्होंने अपना काम का एक दायरा बढ़ाया है ताकि हम लोगों पब्लिक की अच्छे से सभी डिपार्टमेंट के और अच्छे से सेवा कर सके। ये एक लिमिटेड था भाई, एनिमल हस्बेंड्री में हम काम कर रहे हैं उस पशुपालक भाइयों की जो रूट लेवल पे, धरातल पे, जो ग्रामीण एरिया में जो फार्मर्स हमारे जो पशुपालक भाई रह रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपना जैसे अब दायरा बढ़ा है तो ये और अपने उससे तन्मयता से और अच्छे से काम कर पाएंगे। भिवानी के सरकारी व निजी विद्यालयों का समय 1 दिसंबर से होगा सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक। यह कहना भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा का। वहीं उन्होंने बताया कि दोहरी पारी में संचालित विद्यालयों की पहली पारी का समय प्रातः 7:55 से 12:30 बजे तक और दूसरी पारी का समय 12:40 से सायंकाल 5:15 तक होगा। वहीं उन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा के संचालन को लेकर विस्तार से जानकारी प्रदान की। आगामी 3 व 4 दिसंबर 2022 को आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के नकल विहीन व सुव्यवस्थित भिवानी जिले में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा का कहना था कि 3 दिसंबर शनिवार को लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा सायंकालीन सत्र में 3 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होगी। 4 दिसंबर रविवार को प्रातःकालीन सत्र में 10 बजे से 12:30 बजे तक, लेवल 2 सायंकालीन स्तर में 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। उन्होंने आगे बताया कि महिला अभ्यर्थियों को मंगलसूत्र पहनने, बिंदी व सिंदूर लगाने की ही छूट होगी। अन्य किसी भी प्रकार के गहने जैसे अंगूठी, चेन, बालियां इत्यादि ले जाने की स्वीकृति नहीं होगी। सिख अभ्यर्थियों को धार्मिक आस्था के चिन्ह ले जाने की अनुमति होगी। यदि किसी भी अभ्यर्थी के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन, पेजर, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, घड़ी व मुद्रित कागज अथवा किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री प्राप्त होती है जिसका प्रयोग अनुचित साधन के रूप में किया जा सकता है, तो उस अवस्था में उसका यूएमसी दर्ज किया जाएगा तथा केंद्र अधीक्षक के माध्यम से एफआईआर भी लॉन्च करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी उड़नदस्ते ऑब्जर्वर द्वारा समय समय पर जैमर, बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरों को चेक करना अति आवश्यक है कि वह भली भांति कार्य कर रहे हैं। बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों की बाईं आंख की स्क्रीनिंग की जाएगी। किसी अभ्यर्थी की बाईं आंख नहीं है तो दाईं आंख की स्क्रीनिंग की जाएगी। नेत्रहीन अभ्यर्थी जिनकी दोनों आंखें नहीं है, उस अवस्था में अभ्यर्थी के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि परीक्षा केंद्र में बिना पहचान पत्र किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का प्रवेश नहीं होगा। विद्यालयों का समय शिक्षा विभाग द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है 1 दिसंबर से, और एक कल पारी वाले जो विद्यालय हैं उनमें 9:30 बजे से 3:30 बजे तक स्कूलों का समय रहेगा। दोहरी पारी वाले विद्यालय हैं उनमें पहली पारी 7:55 प्रातः से 12:30 बजे तक रहेगी और दूसरी पारी 12:40 से 5:15 तक रहेगी। ये समय में परिवर्तन किया गया है सर्दी के समय में।
सर एचटेट के पेपर को लेकर क्या कहेंगे? एचटेट के लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के पेपर होने हैं। तो लेवल 1 पीजीटी का पेपर है, लेवल 2 टीजीटी का और लेवल 3 का पीआरटी का, प्राइमरी अध्यापकों का। तो ये परीक्षाएं 3 और 4 तारीख को हैं। 3 तारीख को जो परीक्षाएं होंगी उसमें एक ही पारी के अंदर परीक्षा होनी है, जिसमें जो शाम की पारी है 3 बजे से 5:30 बजे तक। और 4 तारीख को 2 पेपर हैं टीजीटी के और पीआरटी के, यानी लेवल 2 और लेवल 3 के। लेवल 2 का पेपर 10 बजे से शुरू होगा और 12:30 बजे तक चलेगा। लेवल 3 का जो पेपर है वो 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा। तो इसके लिए सभी जो परीक्षा केंद्र हैं हमारे, उनको हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं। उनमें फ्रिस्किंग होगी, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी बच्चों की परीक्षा के समय में, जैमर लगेंगे। तो ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं बच्चों के बैठने की, वो सारी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और रिपोर्ट हम बोर्ड कार्यालय को भेजेंगे। भिवानी में 32 सेंटर बनाए गए हैं। जो परीक्षार्थी परीक्षा देने आएंगे उनमें महिलाओं को मंगलसूत्र की छूट है, बिंदी की छूट है, सिंदूर की छूट है। और जो सिख जो परीक्षा देने आने वाले जो है प्रतिभागी हैं, उनको धार्मिक जो सिंबल रखने की आज़ादी होगी, बाकी कुछ नहीं रख सकते साथ। जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल, पेजर वगैरह, कैलकुलेटर कुछ भी नहीं अलाउड, नहीं कड़ा भी अलाउड नहीं है। पूरे टाइम पर वीडियोग्राफी होनी है, पूरे परीक्षा केंद्र की वीडियोग्राफी होगी। जितने भी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी आँख की रेटिना की जो है स्क्रीनिंग होगी। तो बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है, बायोमेट्रिक मार्कर जो है वो रेटिना का लिया जाएगा, दाईं आँख का। और अगर मान लो कोई अंधा है तो उसके अंगूठे का इंप्रेशन लिया। भिवानी शहर की बिड़ला कॉलोनी स्थित व उत्तर भारत की प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान TITS कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC के द्वारा अति आधुनिक तकनीक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर B++ ग्रेड देकर सम्मानित किया गया है। यह कहना है कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार नंदा का। उन्होंने बताया कि निदेशक प्रोफेसर GK त्यागी, मुख्य प्रशासक प्रमोद कुमार व प्रबंधक श्री ऐश्वर्य शर्मा के मार्गदर्शन में कॉलेज के बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कॉलेज द्वारा निभाई जा रही है। बिड़ला कॉलोनी स्थित द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज को 22 नवंबर को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी NAAC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था द्वारा अत्याधुनिक संस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के नाते ग्रेड B से सम्मानित किया गया है। यह मान्यता TITS भिवानी को उन बहुत कम स्ववित्त पोषित संस्थाओं में से एक बनाती है जिन्होंने मान्यता के पहले चक्र के लिए स्वेच्छा से मूल्यांकन समिति को आमंत्रित किया, क्योंकि यह NAAC के चार्टर में निहित विभिन्न लाभों को प्राप्त करने में हितधारकों की सहायता करेगा। पंजाब मंडी गोविंदगढ़ के RIMT विश्वविद्यालय से कुलपति प्रोफेसर अरविंदर सिंह चावला की अध्यक्षता में NAAC द्वारा गठित एक सहकर्मी समिति ने 15 से 16 नवंबर तक संस्थान का दौरा किया और पहले चक्र की मान्यता के लिए संस्थान के कामकाज का विस्तृत अध्ययन और मूल्यांकन किया और अपने निर्धारित मापदंडों के अनुसार ग्रेडिंग की। उक्त समिति में प्रोफेसर पार्थसारथी मल्लिक, निदेशक वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर तमिलनाडु समन्वयक के रूप में तथा प्रोफेसर KM सोनी, डीन MIT यूनिवर्सिटी नोएडा उत्तर प्रदेश सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर संस्थान के पूर्व छात्र और अध्ययनरत छात्रों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। मूल्यांकन समिति ने सभी हितधारकों के साथ बैठक भी की और उनके सुझाव भी आमंत्रित किए। RIMT विश्वविद्यालय के कुलपति और दल के अध्यक्ष प्रोफेसर अरविंदर सिंह चावला ने TIT&S के निदेशक प्रोफेसर त्यागी को मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहीं डॉक्टर मनोज नंदा ने इस बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो हमारे देश की नई शिक्षा नीति है, जिसे हम NEP के नाम से जानते हैं, उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने
के संदर्भ में ये एक कदम है कि आप नैक में एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई किए, और हमारी संस्था ने भी नैक एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई किया और ये प्रथम चक्र था। और प्रथम चक्र में ही B++ ग्रेड मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। इससे मात्र संस्था को ही फायदा नहीं होगा, इससे छात्रों को भी फायदा होगा। जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा या AICT या UGC के द्वारा जो परियोजनाएं आती हैं, उसके लिए सबसे पहले तो संस्था एलिजिबल हो जाएगी, और यहाँ कार्यरत जो भी प्रोफेसर हैं या शिक्षक हैं, वे परियोजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे और संस्था को विभिन्न सरकारी परियोजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। और जहाँ तक छात्रों की बात है, तो छात्रों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। बीती शाम अशोका मार्ग पर स्थित विजयनगर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कथा का वाचन ज्योति जी ने अपने मुखारविंद से किया। वहीं कथा में आसपास के नागरिकों ने पहुंचकर मद् भागवत कथा का रसपान किया। स्थानीय विजयनगर क्षेत्र स्थित अशोका रोड पर इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। संगीत में इस कथा का वाचन देवी ज्योति के मुखारविंद से किया जा रहा है। वहीं साध्वी कमलेश महाराज जी का भी कथा में महत्वपूर्ण योगदान है। कथा का आयोजन 21 से 27 तारीख तक किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रवासी बड़े ही आनंदपूर्वक बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। क्षेत्रवासी अनिल हलवासिया ने बताया कि कथा के अंतिम दिन हवन यज्ञ और भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और प्रसाद ग्रहण भी करेंगे। रह गई जो छाछ उस पर मुझे विश्वास है, क्या करो माखन जो माखन चोर मेरे पास। मैं माखन का क्या करूंगा, आप माखन चोर मेरे साथ जो, मुझे माखन नहीं चाहिए, माखन चोर मेरे साथ। फिर भी हार गए तो ठाकुर जी कहने लगे, भैया हार गए तो क्या करोगे। अर्जुन ने कहा, प्रभु हार गया तो भगवान मैं ये तरकीब बनाऊंगा, एक ऊंचे से सिंहासन पर प्रभु आपको मैं बिठाऊंगा। सब क्या करते हैं, भगवान को गालियां देते, भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, भगवान ऐसा भगवान वैसा। लेकिन अर्जुन कह रहा है, नहीं प्रभु मैं जीत गया तो आपको सिंहासन पर बैठाऊंगा। अच्छा इतना करके छोड़ दोगे, बोले नहीं, कोई जीत जाए, किसी की विजय हो जाए तो उसके मस्तक पर विजय तिलक लगता है। प्रभु मैं हारूंगा तो बनाऊंगा, बोटी का बदनामी का मैं तेरे माथे लगाऊंगा। किसान, मजदूर व कमेरे लोगों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले दीन बंधु सर छोटूराम को प्रदान की जानी चाहिए भारत रत्न की उपाधि। यह कहना है किसान नेता गंगाराम शिवरान, कमल प्रधान व दिलबाग सिंह सांगवान इत्यादि का। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी 10 दिसंबर को सर छोटूराम धाम के जसिया में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। आज भी किसान वर्ग व मजदूर वर्ग खास तौर पर दीन बंधु छोटू राम के बनाए कानूनों की वजह से ही बेहतर जीवन यापन कर रहा है। यह बात जाट धर्मशाला में सर छोटू राम की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी किसान मजदूरों ने कही। सभी ने एक स्वर में भारत सरकार से मांग की कि सर छोटू राम को भारत रत्न की उपाधि देनी चाहिए, क्योंकि जो भारत सरकार ने भारत रत्न के लिए मापदंड बनाए हुए हैं उसमें सर छोटू राम जैसी शख्सियत बिल्कुल सही और खरी उतरती है। उन्होंने किसान व मजदूर वर्ग से चुने हुए प्रतिनिधियों से अपील की कि वो भारत सरकार पर इस बारे में दबाव भी बनाए। आज इस शुभ अवसर पर जो दीन बंधु रहबर आजम चौधरी छोटू राम का जन्मदिन जो 24 नवंबर 1881 को झज्जर जिले के गढ़ी सांपला में पैदा हुए थे, वो एक महान राजनीतिज्ञ, महान स्वतंत्रता सेनानी और गरीबों के, किसानों के, कामगारों के मसीहा थे। आज उनके जन्मदिन पर उनको याद किया जाता है तथा युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर ही समाज आगे बढ़ सकता है। उस समय में जब किसान, कमज़ोर वर्ग साहूकारों के चंगुल में फंसा हुआ था और उनकी स्थिति दयनीय थी, उस समय दीनबंधु चौधरी छोटू राम ने उनको
इस जंजाल से, साहूकारों के गतिविधियों से बाहर निकाला, कर्ज माफ़ किए, किसानों के लिए ज़मीन उनको, काश्तकारों को दिलवाई। इस प्रकार के अनेकों सुधार किए जो समाज में हमेशा याद रखे जाएंगे। दीनबंधु सर छोटूराम कहा जाता है। उन्हें विभिन्न नामों से पुकारा गया था, विभिन्न उन्हें दर्जे दिए गए, उपाधियाँ दी गई हैं। तो उनसे प्रेरणा लेकर युवाओं को आगे बढ़ के उनकी चीज़ों को, उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। एक युवाओं से मेरी अपील है, उनकी एक किताब थी, उन्होंने किताब लिखी थी गवर्नमेंट, एक किताब थी पॉलिटिक्स। आप सभी युवाओं से मैं अपील करता हूं कि आप एक बार वो किताब ज़रूर पढ़ें। उस किताब को पढ़ने के बाद आपका जीवन के प्रति नज़रिया बदल जाएगा और जिस हिसाब से वो कमेरे वर्ग की, किसानों की, गरीबों की, हर वर्ग की आवाज़ उठा के आगे आते थे और उनके सुधार के लिए चलते थे, तो वो सारी चीज़ें उन किताबों के अंदर लिखी हैं। आज युवाओं को नहीं पता उन चीज़ों का, जो उनके हिसाब से चलने की उनकी जो शैली थी वो शैली हमें अपनानी चाहिए। और छोटूराम जी का जन्मदिन है। छोटूराम जी ने किसान और कमेरे वर्ग, गरीब के हितों में काम किया। जैसे पहले नाइयों के कतरन टैक्स लगता था, जुलाहों को बुनकर टैक्स लगता था, कुम्हारों को चाक टैक्स लगता था, ये सभी टैक्स जो थे बंद करवाए। और सबसे बड़ा अगर उनका योगदान रहा, और सबसे एक है तो जो भाखड़ा नांगल का निर्माण उन्होंने मंजूरी उन्होंने दी थी 8 जनवरी 1945 को, और 9 जनवरी को वो चले गए। अब मैं तो आज उनके जन्मदिन पर भारत सरकार से मांग करता हूं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। और इस दुनिया से 9 जनवरी 1945 में चले गए, यानी 10 साल की उम्र में ही उन्होंने किसान, मजदूर और जो कमा के खाने वाला जो वर्ग था उसकी लड़ाई लड़ी। तो आज पूरे भारतवर्ष में अगर कोई श्रद्धा से नाम लिया जाता है, किसान, मजदूर, जितने भी कमाने वाले वर्ग है, और सर छोटूराम जी का नाम लेते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनकी जो नीतियाँ हैं उनमें MSP की, उनकी सोच थी कि MSP मिलनी चाहिए किसान को, और जो लागत मूल्य वो मिलना चाहिए, और जो दूसरी जो लोन की सुविधा है वो भी थोड़ी जटिल कर रखी है। तो भारत सरकार को भारत रत्न तो देना चाहिए, और बाकी उनकी जो नीतियाँ थी उनको भी लागू करना चाहिए, और हम सब नौजवानों को उनके जी दिखाए हमारे। बीते दिनों अवैध रूप से पकड़े गए पटाखों को प्रशासन द्वारा बुधवार को सिवानी उपमंडल के रूपाड़ा गांव के निकट नष्ट करते समय एक बड़ा धमाका हो गया। हादसे में नगरपालिका कर्मचारी मोनू की मौत के साथ साथ अनेक कर्मचारी घायल हो गए। वहीं मामले में न्याय की मांग को लेकर नगरपालिका कर्मचारियों ने धरना देते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आखिरकार किसकी लापरवाही से हुआ इतना बड़ा हादसा? कौन है मौत का जिम्मेदार? प्रशासन अपने अमले के साथ बुधवार शाम को पिछले दिनों पकड़े अवैध पटाखा फैक्ट्री के जब्त पटाखों को नष्ट करने के लिए रूपाणा रोड स्थित उस फैक्ट्री में पहुंचा था और पटाखे पुलिस स्टेशन से नगर पालिका के ट्रैक्टरों में डालकर पहुंचे। पटाखे जमीन में डालते समय ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि 2 ट्रैक्टरों के परखच्चे ही उड़ गए। एक नगर पालिका कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। तहसीलदार सहित करीबन 8 लोग घायल भी हुए। यहाँ बता दें कि पिछले दिनों सिवानी प्रशासन ने अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान लाखों रुपए के पटाखे बरामद किए थे। की और यहाँ सिवानी प्रशासन की जो नीति है, घटिया नीति की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मृतक परिवार की अब तक शासन प्रशासन ने कोई सूद नहीं ली है। रात से प्रशासन मृतक परिवार धरने पे बैठा है, न ही तो इनका कोई हालचाल जाना है, न ही इनसे कोई FI वगैरह की बातचीत हुई है। अब तक की जो नीतियां हैं उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और प्रशासन पे हम दबाव डालते हैं कि जल्द से जल्द इन मृतक पीड़ित परिवार की मांगों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। जो कल हादसा उसमें आपकी क्या मांग है? बता देखो, कल जो हादसा हुआ है वो प्रशासनिक के लापरवाही की वजह से हुआ है। बगैर एक्सपर्ट के, बारूद एक्सपर्ट के जो है 5 बजे के बाद में सफाई कर्मचारियों को ट्रालियों में बारूद भर के और एक गड्ढे के अंदर डालने के लिए जाया गया। ना इनके पास कोई पुख्ता प्रबंध थे, जिसमें हमारे एक मोनू नाम के जो साथी है उसकी मृत्यु हो गई है और कुछ साथी वो गंभीर रूप से घायल है। तो हमारी ये मांग है, पारिवारिक सदस्यों को 2 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता और एक
परिवार जिनके परिवार मृतक परिवार जो है उसके घर के सदस्य को सरकारी नौकरी और जो दोषी कर्मचारी हैं जितने भी हैं, चाहे वो पुलिस के डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो नगर पालिका के हो, चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो, उन सब के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।